नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जीके क्लासेस में कल हमने सातवाहन वंशों के बाद विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ा, जिनमें मुख्य आक्रमणकारियों में हमने शक और कुषाणों के बारे में पढ़ा, जिसमें कनिष्क के बारे में हमने अच्छे से जाना। आई होप कि आपको कल की वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा और सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आज हम मौर्योत्तरकालीन समाज और प्रशासन के बारे में जानेंगे। जैसा कि कल मैंने कहा था कि हम जानेंगे कि शकों का या पल्लवों का, कुषाणों का या हिंदू यूनानी शासकों का व्यापार कैसा था, उनका प्रशासन कैसा होता था, समाज कैसा होता था, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि स्टैटिक जीके से यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं जब इम्पोर्टेंट यानी डिफ़िकल्टी टाइप या फिर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पेपर बनता है। तो हम जानेंगे आज सबसे पहले कि कुषाणों के समय में भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई, जिसके बारे में हम पॉलिटिकल साइंस में भी जानेंगे कि अंग्रेजी सरकार ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। फिर रेगुलेटिंग एक्ट जो है या फिर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में हम जानेंगे, उस समय जानेंगे। उसके बाद सामंतीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। सामंतों के बारे में आपने इतिहास में जाना है कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ पर सामंत होते थे। तो सामंतीकरण की प्रक्रिया जो आरंभ हुई है वो मौर्योत्तर काल में हुई है, यानी मौर्यों के बाद जो शक, पल्लव और कुषाणों का काल हुआ उसमें हुई है। उसके बाद व्यापार में हमने जाना कि भड़ोच महत्वपूर्ण बंदरगाह होती थी। आपसे सीधा बिल्कुल स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा कि मौर्योत्तर काल में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सी थी, आप बताएंगे भड़ोच। उसके बाद सिल्क मार्ग महत्वपूर्ण होता था, जिसके बारे में आपने एनसीईआरटी में पहले पढ़ रखा है कि सिल्क मार्ग जो रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस मार्ग से रेशम का व्यापार चीन के रास्ते से एशिया के विभिन्न देशों में रेशम पहुंचाई जाती थी, तो इसलिए इसे सिल्क मार्ग कहा जाता है। मैंने कई बार प्रश्न देखा है, पूछा गया है कि सिल्क मार्ग पर महत्वपूर्ण अधिकार किस वंश का रहा है। आपसे पूछा जाता है कि आप बताएंगे कुषाणों का अधिकार रहा है। उसके बाद अरिकामेडु अन्य बंदरगाह थी। हमने जाना भड़ोच महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, लेकिन उसके अलावा अरिकामेडु जो पूर्वी तट पर बंदरगाह थी, इसके बारे में भी आपने एनसीईआरटी में छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो इससे क्या पता चलता है, मैंने कई बार एग्जाम में पाया है कि पूछा जाता है कि अरिकामेडु बंदरगाह से निम्न में से भारत के किस देश के साथ व्यापार का या किस देश के साथ व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। उसके बाद इनमें से पूछा जाएगा कि सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि अरिकामेडु की खुदाई कब हुई, 1945 में। फिर आप बताएंगे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है कि जो रोमन व्यापार को दर्शाता है। आपसे पूछा जाएगा रोमन सिक्के, रोमन मृदभांड, ए और बी दोनों या नहीं, जैसा भी आप जानते हैं। उसके बाद अरिकामेडु को एक ग्रंथ, एक ऐतिहासिक ग्रंथ में पेडोके नाम से भी जाना गया है। अब आप बिल्कुल जान गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद मसाले जो हैं, दक्षिण भारत के मसाले हैं और लोहे की वस्तुएं हैं, वो रोमन व्यापार का मुख्य केंद्र होती थी। और पश्चिमी लोग इस काली मिर्च को गोल मिर्च भी कहा जाता था। रोमन व्यापार में इतनी मांग थी कि इसे यवन प्रिय का, संस्कृत में से यवन प्रिय कहा जाने लगा। तो आपसे सीधा ये भी पूछा जाएगा कि इनमें से किस मसाले को यवन प्रिय नाम दिया गया था। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। उसके बाद कलिंग उस समय मौर्योत्तर काल में हीरों के लिए प्रसिद्ध था। हीरे, हमने जाना कि मगध पर अशोक ने आक्रमण किया क्योंकि उस समय वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और व्यापार का मुख्य केंद्र होता था, और मौर्योत्तर काल में यह हीरों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। उसके बाद बंगाल या बंग भी लिखा आ सकता है कि बंग उस समय किस के लिए प्रसिद्ध था, मलमल के लिए, मलमल के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध होता था। उसके बाद व्यवसाय, मौर्योत्तर काल में मुख्य व्यवसाय मिलिंद पनो जो है, मिनांडर और नागार्जुन के वार्तालाप के जो बुक है कल हमने जाना था, उसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का जिक्र है कि विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे, जिनमें 75 व्यवसायों का। उसके बाद मथुरा जो है वो सटका नामक वस्त्र बनाने के लिए, यानी उस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध होता था, सटका नामक वस्त्र के लिए।
उसके बाद महत्वपूर्ण उद्योग उस समय कताई और बुनाई का होता था, मौर्योत्तर काल में उद्योग इंडस्ट्री। तो उसके लिए उरैयूर और अरिकामेडु दो मुख्य स्थान थे जहाँ पर कताई बुनाई के इंडस्ट्रीज होती थी। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, समझ आया होगा। उसके बाद सिक्के, यानी मौर्योत्तर काल में जो सिक्के होते थे, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि मौर्योत्तर काल में चांदी के सिक्के को क्या नाम दिया जाता था, आप बताएंगे शतमान। सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था, तांबे के सिक्के को कांकड़ी कहा गया है, कांकड़ी। आई होप कि आपको ये टॉपिक कंटेंट भी अच्छा लगा होगा, जो कि सीधा स्टैटिक जीके में आता है। उसके बाद श्रेणियों के बारे में, क्योंकि देखिए आजकल एग्ज़ाम क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया है कि उसमें कन्फ्यूजिंग पॉइंट आते हैं। हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा है कि निगम के श्रेणियों को सार्थवाह कहा जाता है, श्रेष्ठी कहा जाता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि निगम के श्रेणियों को प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था और श्रेणी के प्रधान को प्रमुख कहा जाता था। और पूग का प्रधान, ये पूग श्रेणी और निगम क्या है, ये व्यापारिक संघ या श्रेणी हैं। व्यापारियों के संघ होते थे, उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो कई जगह निगम के नाम से जाना गया है और निगम के मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था और श्रेणी के प्रधान को प्रमुख कहा जाता था, जबकि पूग के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। आपसे मैच में भी आ सकता है ये प्रश्न। उसके बाद कला, देखिए यहाँ से कई बार प्रश्न आया है, तो इसलिए मैंने मौर्योत्तर कला का यहाँ पर इंक्लूड किया है पॉइंट, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो देखिए मौर्योत्तर काल में, खास करके कुषाण काल में, दो प्रकार की कला विकसित हुई, मूर्तियाँ बनाने की या फिर आर्किटेक्चर की कला, वास्तुकला। तो पहली कला गांधार कला शैली, दूसरी मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली जो है उसे ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, ग्रीक बौद्ध शैली। आपसे सीधा स्टैटिक में पूछा जाएगा कि गांधार कला शैली का अन्य नाम क्या है। उसके बाद महात्मा बुद्ध को ग्रीक देवता अपोलो जैसा दिखाया गया है, कौन सी शैली में, गांधार शैली में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपने पीछे भी देखा, पंचायत सेक्रेटरी में देखा कि +2 लेवल की NCERT से भी क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए मैंने वहाँ से इंक्लूड किया आपके लिए, क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। तो महात्मा बुद्ध को ग्रीक देवता अपोलो जैसा किस शैली में दिखाया गया है, तो आप बताएंगे गांधार शैली में। उसके बाद बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियां ज़्यादातर बनाई गई हैं इस शैली में। उसके बाद बोधिसत्वों में किसकी मूर्ति बनाई गई है, आप बताएंगे कि मैत्रेय की मूर्ति बनाई गई है गांधार कला शैली में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद मथुरा कला शैली, जैन धर्म के अनुयायियों ने इस कला शैली को विकसित किया। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि मथुरा कला शैली का विकास किन्होंने किया, तो आप बताएंगे जैन धर्म के अनुयायियों ने। उन्होंने इस कला शैली में महावीर स्वामी जी की मूर्ति बनाई। उसके बाद बुद्ध की भी मूर्तियां इस शैली में बहुत सारी बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि गांधार कला शैली को बौद्ध शैली कहा जाता है इसलिए बौद्ध की मूर्तियां उसी में बनी हैं ज़्यादातर, नहीं, मथुरा कला में भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो हमने पाया कि बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति जो पाई गई है इतिहासकारों के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो उनमें सबसे प्राचीन मूर्ति इसी कला में बनी है, मथुरा कला में, और मथुरा से ही पाई गई है। उसके बाद मथुरा कला विशुद्ध भारतीय कला है, भारतीय कला है, इसमें भारतीय अंश शामिल है। यह आदर्शवादी है, यानी आदर्श टॉपिक को ये इंक्लूड करती है अपने चित्रों में। उसके बाद गांधार कला यथार्थवादी है, यथार्थ चीज़ों पर विश्वास करती है और उन पर अपना काम करती है। आपसे कल ये भी पूछा जा सकता है कि मथुरा कला शैली के संबंध में इनमें से कौन सा तथ्य गलत है, सही नहीं है। आई होप कि आप जानते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मौर्योत्तर कालीन साहित्य, जैसे मैंने पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में देखा था कि पूछा गया था इनमें से कौन सा मैच नहीं है, तो ऐसा पूछा जाएगा इनमें से। आप याद रखिएगा, बिल्कुल स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट। गाथा सप्तशती हमने पढ़ा था कि हाल जो है सातवाहन वंश के शासक, हाल जो शांति के लिए माने जाने जाते थे, उन्होंने गाथा सप्तशती लिखी है। महाभाष्य ने पतंजलि लिखा है, आप पहले भी जानते हैं। चरक संहिता चरक ने लिखा है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है और कामसूत्र वात्स्यायन का है।
और स्वपन वदतम ये भास ने लिखा है, भास इतिहासकार ने लिखा है। आई होप कि आपको ये पॉइंट जो साहित्य के पॉइंट है समझ आए होंगे। उसके बाद एक और टिपिकल पॉइंट भाबेरु जातक, जातकों के बारे में आपने जाना था। जातक में तटरक्षक पक्षियों का उल्लेख किया गया है और उल्लेख किया गया है कि जो तटरक्षक यानी जो समुद्री व्यापार होता था कि जहाज़ों की स्थिति का पता लगाने के लिए तटरक्षक पक्षी पाले जाते थे और उनका उल्लेख किया जाता है बाबरू जातक में। आई होप कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। उसके बाद नियमित रूप से सवर्ण सिक्कों का प्रचलन, हमने पहले पढ़ा था कि जो हिंदू यूनानी होते थे उन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखे और सोने के सिक्के चलाए, लेकिन नियमित रेगुलर तौर पर कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। देखिए एक पॉइंट से ही प्रश्न अलग बन सकता है और आपकी मेरिट कट सकती है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से पॉइंट को समझें और याद करें। आई होप कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। और यदि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप पुरानी वीडियोज़ की हेल्प से इन कंटेंट को जोड़ करके, कड़ी जोड़ करके अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।